Are you looking to make career in fund accounting or consulting and don't know where to start? Well, don't worry. We have CA Poonam Rathi with us. He will explain all the career aspects and work they do. Watch till the end to get complete understanding. Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today we have Poonam Rathi with us. So Poonam had qualified his CA in May 22 examination and right now is working in EY GDS in the consulting domain. So let's hear more about Poonam from him only. Yeah. So hi Siddhansu. Hi everyone. So yeah, starting from the introduction. So my name is Poonam Rathi and I qualified in May 22 and currently I'm working in EY GDS in the consulting domain and it's been around 8 to 9 months now. And before EY GDS, I had 3 years of articleship experience, which we all need to do. So in the articleship, I did it from mediocre firm Sanjay Modi and Company, based in Kolkata only. So my 2 years was from that audit firm and mostly particularly in the audit domain. And 1 year I did industrial training from Credit Suisse. So it was Credit Suisse Pune office was there, but I had to do work from home due to COVID situation. Yeah, Siddhansu. ओके सो अकॉर्डिंगली मतलब कि अगर आप बिग फोर से भी नहीं हो या फिर जो टॉप 20 फर्म्स रहते हैं उनसे भी अगर आपका एक्सपीरियंस ना हो तो स्टिल वन कैन मेक टू EY GDS या फिर कोई भी ऑफशोर डिवीजन करेक्ट या करेक्ट सुभांशु जैसे मेरा खुद का केस ले ले इवन इनफैक्ट मेरे जो भी फ्रेंड्स है आज मतलब जो सीए क्वालिफाइड किए ऑल आर लाइक कुछ बिग फोर्स में है, कुछ अच्छी कंपनीज में है और इनफैक्ट इनमें से हमने 2-3 लोगों ने तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी ली है तो वो भी अच्छे जैसे क्रेडिट स्विस गुड नेम है तो बहुत लोगों ने इंडस्ट्रियल भी। ऐसा फर्क नहीं पड़ता है कि आप बिग फोर से कर रहे हो या फिर नॉर्मल अगर मीडियोकर साइज से भी कर रहे हो, अगर आपको अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, आप अच्छा काम सीख रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको एक एज मिलती है। But it's totally depend on your capabilities, your caliber, how you perform. That's all. करेक्ट। अच्छा तो पूरम जब जनरली क्या होता है कंसल्टिंग का जब हम बात करते हैं तो पीपल को वही 3 नाम याद आते हैं, पेन, मैकेंजी और PCG, है ना। तो अगर हम ऑफशोर में आए और बोले कि EY GDS कंसल्टिंग में हम लोग काम कर रहे हैं एज ए CA, तो व्हाट ऑल सॉर्ट ऑफ काम जो होता है आप लोग करते हो? क्या मतलब कि जनरल ऑडिट से रिलेटेड काम रहता है, बस कंसल्टिंग नाम दे दिया, या फिर कुछ और हम लोग करते हैं इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग काइंड ऑफ थिंग? ओके सो ऐसा सुधांशु जो अपने नाम सुनते हैं ना कि बैन एंड कंपनी आ गया या फिर बीसीसी हो गया या फिर जो भी ये सब नाम सुनते हैं उनमें कंसल्टिंग थोड़ा डिफरेंट लेवल पे है। बट अगर हम बिग फोर्स की बात करें तो यहाँ पे कंसल्टिंग स्पेसिफिकली अगर मैं EY GDS या फिर कोई भी बिग फोर अपने उठा लेना तो उनमें यही होता है ना कि कंसल्टिंग इज अदर देन अश्योरेंस। देर आर 2 to 3 डिपार्टमेंट्स मेनली। फॉर वन इज अश्योरेंस, अदर इज टैक्सेशन एंड उसके बाद कंसल्टिंग में आपका जैसा होता है ना कि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिसको आप अदर वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बिग फोर कोई मौका नहीं छोड़ता। किसी भी क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट आए, आप कुछ सर्विस मांगो मैं देने के लिए तैयार होते हैं, इट इज कॉल्ड कंसल्टिंग। कुछ भी सर्विस देने के लिए वो कंसल्टिंग में आ जाता है। जैसे अब कंसल्टिंग में मैं बताऊं बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स ऐसे जिसके लिए हम लोग रेगुलेटरी रिपोर्टिंग करते हैं। लाइक जहाँ पे हम लोग मतलब उस क्लाइंट की जो रेगुलेशंस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है फाइलिंग की, वो सब हम इंश्योर करते हैं कि वो सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। या फिर अगर मान लो जैसे कोई क्लाइंट आते हैं ना ओकेजनली कि यार मेरा बुक्स में ये थोड़ा इशू है, ये देख लो, वो देख लो, अकाउंटिंग से रिलेटेड हो गया तो वो भी कंसल्टिंग में भी आ जाता है कहीं ना कहीं। तो ऑल टाइप ऑफ दीज आर कवर्ड इन कंसल्टिंग। ओके, तो कंसल्टिंग एज इन अकाउंट्स या टैक्स के पर्सपेक्टिव में दिया जाता है कुछ भी, और उसको एक अम्ब्रेला के अंदर कंसल्टिंग में हमने डाल दिया, ऐसा करके, है ना? नहीं, वेरियस जो भी अदर फील्ड्स अदर देन अश्योरेंस, अश्योरेंस एक बड़ा पार्ट है जहाँ पे हम लोग बस ऑडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, कि हम लोग जहाँ पे इंडिपेंडेंट रह के अपना साइनिंग वाइनिंग करते हैं। बट उसके अलावा जो आता है, एक टैक्सेशन अलग हो गया, अश्योरेंस अलग हो गया, उसके अलावा मोस्टली ऑल आर कवर्ड इन कंसल्टिंग ओके इन केस ऑफ बिग फोर। तो आपका कौन सा काम रहता है ये
टैक्सेशन वाला हाँ, या मतलब किस पार्ट पे? नहीं नहीं, मेरा अब जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था ना कंसल्टिंग, अब ऐसा नहीं कि मेरा भी होता है ना कि मुझे काफी, मैं काफी प्रिविलेज्ड इसको फील करता हूँ कि यार मुझे ना, जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं स्टार्टिंग का 6 मंथ में रेगुलेटरी रिपोर्टिंग टाइप में फील्ड में था, जहाँ पर हम्म हमारी मोस्टली यूएस जो बैंक होल्डिंग कंपनीज होते हैं, बड़े बड़े बैंक होल्डिंग कंपनीज होती है, उनके लिए हम लोग रेगुलेटरी फाइलिंग जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन को करनी रहती, तो रेगुलेटरी फाइलिंग टाइप का था। और हम्म उसके बाद में मुझे दूसरे रोल में शिफ्ट किया जो कि फंड अकाउंटिंग से रिलेटेड है, जहाँ पे हम लोग जैसे ऑल फंड्स अपने जैसे मेनली तीन अपने बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड हो गया, हेज फंड हो गया, तो होते हैं। अब हम्म इसमें भी अगर पर्टिकुलरली बोलूँ तो हमारे प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो गए, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट जहाँ होते हैं, तो प्राइवेट इक्विटी फंड्स के लिए हम लोग फंड अकाउंटिंग का जो रोल करते हैं। तो पर्टिकुलरली मेरा डोमेन आप बोल सकते हो फंड अकाउंटिंग में है फिलहाल के लिए। एंड ओके। ऐसा नहीं कि हम्म मेरा फिक्स रहेगा, बीच में हो सकता है ना कि मुझे एक काम से दूसरे काम में भी शिफ्ट किया जाए डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। तो इट्स लाइक बिग फोर में ऐसा होता है कि आप एक काम कर रहे हो, आपको एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट किया जाए, तो डिपेंडिंग ऑन दियर रिक्वायरमेंट एंड योर नॉलेज। ऐसे जनरली होता नहीं है कि आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हो, आप और प्रिविलेज्ड हो कि कंसल्टिंग के अंदर अंदर ही, कि जैसे मान लो अभी आप काम कर रहे हैं फंड फंड अकाउंटिंग के अंदर, हो सकता है आपको फ्यूचर में वो किसी टैक्सेशन रोल में डाल दे, या फिर किसी का रिस्ट्रक्चरिंग में डाल दे, मे बी कुछ भी हो सकता है, कंसल्टिंग इज लार्ज अम्ब्रेला। तो हम्म। उसमें बेनिफिट मतलब फिर आपको मिल जाता है ना? तो राइट। पूनम, ये EY GDS क्या आपने कैंपस के थ्रू आपका हुआ था या फिर ऑफ कैंपस लिंक्डइन वगैरह के थ्रू? तो मेरा ईवाई जीडीएस एक्चुअली ऑफ कैंपस हुआ था। मैंने कैंपस के लिए जो फॉर्म भरा था, मैंने मुंबई लोकेशन से भरा था, बट अनफॉर्चुनेटली मतलब मुझे जो कंपनीज के जो आए थे उनमें मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ा वेग टाइप का लगा, क्लियर नहीं लगा कि आपको कैसा जॉब रोल मिलेगा, और थोड़ा होता है ना कि मुंबई के हिसाब से पे भी सही नहीं लग रहा था। तो मेरा ऑफ कैंपस में उससे पहले ईवाई में हो गया था, तो हम्म मैंने जस्ट इंटरव्यू के बाद यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए मेरी ज्वाइनिंग भी थोड़ी पहले हो गई। कैंपस में थोड़ी ज्वाइनिंग लेट होती है, तो मेरी थोड़ी पहले भी हो गई थी। तो ओके ऑफ कैंपस ओके। का एक बेनिफिट रहता है ना कि आपकी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाती है, और कैंपस के हम्म। थ्रू महीने से बहुत डिले हो जाता है, 2-3 महीना डिले आराम से मान लो इंटरव्यू के बाद भी। हाँ हाँ, अब जनरली जो मैंने देखा है, अ, मान लो कि आपका मई का क्वालिफिकेशन है, तो आपका जो ज्वाइनिंग डेट आएगा वो अराउंड नवंबर सितंबर दिसंबर। अक्टूबर उधर तक चला जाता है। हाँ, क्योंकि हम्म। मेरे साथ एग्जैक्टली। एडवांटेज था, क्योंकि मेरा आर्टिकलशिप जो है वो अक्टूबर में एंड हो रहा था, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं था। पर जिसका पहले एंड हो ओके। जाता है मेरा उनका। मेरा पहले एंड हो गया था, बट लकीली मेरे को ज्वाइनिंग भी पहले मिल गया था। ओके ओके। तो पूनम, ये जो राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुआ होगा फॉर EY GDS, वो कैसा था? हम्म। दो टेक्निकल एक HR, या एक टेक्निकल एक HR? देखो, मैं अगर यूआई जीडीएस पर्टिकुलरली मेरा इंटरव्यू बोला ना, जैसे होता है ना कि कैंपस में एक अलग होता है जहाँ पे आपका एचआर राउंड भी रहता है और हम्म ये भी रहता है, बट ऑफ कैंपस में एक बेनिफिट मिल जाता है जहाँ पे ना कंपनीज, ऑफ कैंपस में क्या होता है ना, कंपनीज एक्चुअली आर लुकिंग फॉर पीपल ना, जो उन्हें पर्टिकुलरली जॉब रिक्वायरमेंट में चाहिए होते हैं बंदे, और वो लेकिन कैंपस में कंपनीज किस पर्पज से जाती है कि बहुत सारे सीए क्वालिफाइड है, हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है तो मैं उनको हायर कर लूंगी। तो उस केस में हम्म ना वो देखेगी सबसे बेस्ट लेने के लिए, आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ऑफ कैंपस में कंपनीज अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस में जाती है, तो वो अपने रिक्वायरमेंट से रिलेटेड ज्यादा फोकस रहेगी। तो उस केस में हम्म। वो देखेगी कि उनके जॉब रोल में कहाँ फिट हो रहे हो। तो मुझे जैसे मेरा जो इंटरव्यू प्रोसेस था ना, मेरे 2 टेक्निकल राउंड ही थे, जो कि बहुत ज्यादा एक्चुअल में मतलब जब अब कंपनीज अपने रिक्वायरमेंट देगी तो ऑब्वियसली वो थोड़ा ज्यादा आपको ग्रिल डाउन करेगी इंटरव्यू में, हम्म ताकि आप मतलब जो वो सेलेक्ट करे फिट इनटू दियर जॉब रिक्वायरमेंट ना। तो हम्म। मेरी केस में बस 2 टेक्निकल राउंड हुए थे, जहां पे मुझे मतलब मेरी टीम से रिलेटेड ही 2 लोगों ने पहले इंटरव्यू लिया, फिर सीनियर मैनेजर भी था, सीनियर मैनेजर ने भी इंटरव्यू लिया। तो ऐसा था फिर, और फिर अलग से मेरा एचआर के साथ बस सैलरी डिस्कशन हुआ था। ओके। तो उसमें व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू दे आस्क? मतलब क्या सीधा CV से ही डायरेक्ट पूछ लिया, या फिर कुछ हम्म। स्पेसिफिक भी वो पूछ रहे थे? क्योंकि अंदर ही अंदर उनको पता होगा कि हमें इसको फ्यूचर में हेज अकाउंटिंग में डालना है, तो क्यों ना इनका हेज अकाउंटिंग का टेस्ट किया जाए। वो कैसा था? पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ हेज अकाउंटिंग में, मेरा फंड अकाउंटिंग में प्राइवेट इक्विटी फंड्स के लिए है मेनली, जहां पे हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करते हैं प्राइवेट कंपनीज में, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट।
जैसे आप बोल सकते हो ना स्टार्टअप में जैसे अर्ली इन्वेस्टमेंट होता है वैसा टाइप ऑफ, तो उन फंड्स के लिए मैं अकाउंट नहीं करता हूँ। तो प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो गए वो, और हेज फंड थोड़ा और मोर कॉम्प्लेक्स टर्म है प्राइवेट इक्विटी से अगर कंपेयर करें तो। बट स्ट्रक्चर प्राइवेट इक्विटी में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अगर मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस की बात करूँ ना, तो मुझे अब जैसे मेरे को पर्टिकुलरली प्राइवेट इक्विटी या हेज फंड जो भी हो, ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो मुझे हम्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि मेरे को मार्केट का एक्सपीरियंस कैसा है। मेरे को जैसे स्टार्टिंग से मेरे को मार्केट का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहता था, और तो मैंने काफी कुछ ट्रेडिंग वेडिंग भी स्टार्ट की थी। एफएनओ में देखता था, बॉन्ड मार्केट में देखा। तो और इसी इसी के बेसिस में मेरा ना क्रेडिट स्विस में भी हुआ था, क्योंकि मेरे को बॉन्ड मार्केट इक्विटी मार्केट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, और मैं पर्टिकुलरली जब क्रेडिट स्विस में गया था तो वहां पे भी मेरा यही जॉब रोल था, मतलब ओके फिनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड, इक्विटी बॉन्ड स्वॉप्स। तो मुझे जब मैं यहाँ पे एंटर कर रहा था ईवाई जीडीएस में, तो मुझे यहाँ पे भी उन्हीं से रिलेटेड कि इक्विटी मार्केट क्या है। जैसा पर्टिकुलरली अगर मैं सेल्स के लिए बोलूँ, तो सेल्स के लिए कुछ कुछ जैसे स्प्लिट हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, या फिर कॉर्पोरेट एक्शन अदर जो भी हुए, या फिर अब बॉन्ड मार्केट में, तो बॉन्ड मार्केट कैसे फंक्शन करता है, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड के बीच में, बॉन्ड के प्राइस के बीच में रिलेशन क्या है। हम्म और इसके अलावा सीडीएस क्या है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप, स्वॉप्स अदर, उसके अलावा अदर जो भी स्वॉप्स हुए, फ्यूचर्स ऑप्शंस, इन सब से रिलेटेड मुझे काफी कुछ पूछा गया था। और पर्टिकुलरली मेरा जब फंड अकाउंटिंग था, तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी मुझे काफी कुछ पूछा गया था कि फंड्स ओके क्या होते हैं, फंड्स में हम लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंड मैनेजर क्या हो गया, हर्डल रेट क्या हो गया। जैसे हम लोग अपने एसएफएम में पढ़ते भी ना कि हर्डल रेट क्या है, और हम्म हाई वाटर मार्क क्या है, ये सब भी मुझे पूछा गया था। इसके अलावा मेरे सीवी से रिलेटेड भी कुछ कुछ, जैसे मैंने कहाँ पर्टिकुलरली काम किया है, तो हम्म सीवी से रिलेटेड वो इसीलिए पूछते हैं ना, क्योंकि वो देखते हैं कि आपने उस फील्ड में किस किस एक्सटेंट तक आपने काम किया, क्या क्या सीखा है। तो सीवी में जो था उससे भी रिलेटेड काफी कुछ पूछा गया। और या बेसिक इंट्रो तो सबको ही लेते ही हैं, तो बेसिक इंट्रो और वो सब हाँ 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 हाँ। मतलब मेजरली एज एन अगर मेरे टेक्निकल। से कोई बोले तो टेक्निकल में कंसल्टिंग का जो ऑब्वियसली आपको तो पता नहीं होगा कि मेरे से जो है वो हेज अकाउंटिंग या फंड अकाउंटिंग का ही पूछने वाले हैं इन्वेस्टमेंट से हम्म रिलेटेड, क्योंकि उनका हम्म रिक्वायरमेंट था तो अकॉर्डिंगली उन्होंने ऐसा पूछा। अगर उन्हें कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंस करा था तो दे वुड हैव आस्क्ड इन अ डिफरेंट मैनर। करेक्ट। और अगर यही कैंपस के थ्रू होता तो वहां पे मतलब जॉब रिक्वायरमेंट, एक पर्टिकुलर जनरल जॉब रिक्वायरमेंट आता कि ना आपको अश्योरेंस में लेंगे, आपको टैक्सेशन में लेंगे, तो वहां पे आपकी सीवी में ज्यादा इम्पैक्ट, आपने किस सीवी में जो होता है ना कि टैक्सेशन फील्ड में क्या काम किया उस पर ज्यादा फोकस रहेगा, अश्योरेंस में क्या काम किया उस पर ज्यादा फोकस है। बट मेरा ऑफ कैंपस था, और जनरली ऑफ कैंपस में जॉब रिक्वायरमेंट पे ज्यादा फोकस रहता है, और ऑन कैंपस में आपका जो जॉब रोल है, सपोज अश्योरेंस, तो जनरल अश्योरेंस से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। हाँ सही बात है। अच्छा तो पूनम आफ्टर वर्किंग इन EYGDS जनरली क्या होता हम्म। है, लोग फिर यही चार में, या अभी तो और खुल गए हैं GT, इंडस, RSM, USI और भी काफी सारे, मतलब तब इसमें चारों लोग ऑफ। इधर। हाँ हाँ हाँ। तो क्या इसके अलावा भी है रोल्स, अपॉर्चुनिटीज, क्या इंडस्ट्री में जा सकते हैं इसके बाद? देखो मतलब ऐसा है ना कि सुधांशु, ये कहीं ना कहीं ये सही भी है ना कि अगर आप ऑफशोर में आ रहे हो ना, तो जनरली लोग ऑफशोर में ही चारों में घूमते रहते हैं। बट हम्म ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप ना अगर आप दिक्कत क्या होता है ना कि ऑफशोर में दिक्कत ये होता है ना कि यू आर नॉट एक्चुअली डीलिंग विद द क्लाइंट्स। जनरली ऑफशोर हम्म इज वर्ड ना कि जहाँ पे ऑनशोर एक टीम है, यूएस टीम, सपोज एक यूएस टीम है, तो वहां वो क्लाइंट से डील करती है, वो क्लाइंट से वर्क लेती है, वो अपना वर्क का जो डंप होती है वो यहाँ दे देती है इंडिया में, इट इज ऑफशोर। तो वहां हम्म ऑप्शन में आप क्लाइंट से डीलिंग करके आप यूएस टीम से डीलिंग कर रहे हो, तो एक वो डिसएडवांटेज आपके लिए होता है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि जनरली आप जब ऑनशोर में जाओगे ना, तो जनरली आपका इंटरव्यू में मतलब आपका ऑनशोर में सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। बट ऐसा भी हम्म है ना कि बहुत सारी कंपनीज भी, अब जैसे होता है ना कि मैं पर्टिकुलरली अपने केस में बोलूँ, तो मैं ऑफशोर में हूँ, मैं फंड अकाउंटिंग टाइम में, तो बहुत सारी कंपनी जैसे एचएसबीसी हो गई, जेपी मॉर्गन हो गई, और हम्म गोल्डमैन सेक्स हो गई, क्रेडिट स्विस हो गई, इन सब कंपनीज के लिए मेरा वे ओपन हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि स्टेट स्ट्रीट हो गया, क्योंकि ये सब भी फंड से रिलेटेड है, फंड अकाउंटिंग से करेक्ट। रिलेटेड कहीं ना कहीं करती है। तो अदर हम्म कंपनीज में भी आपका वे ओपन होता है। करेक्ट, क्योंकि आपका रोल वैसा डायनामिक है जिसमें बैंकिंग हम्म। कंपनीज को रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली मैंने एक राइट। बार दिया था, यही जो भी आपने कंपनीज का नाम बोला है उसी में से किसी एक में मैंने भी इंटरव्यू दिया हुआ है फंड अकाउंटिंग के लिए। तो ओके। वो आपका तो मतलब कि खुला ही होगा रास्ता, है ना? पर इन जनरल मतलब कि आप बिग फोर टू बिग इन फोर ऑफशोर में ही कर जनरल सकते हैं। ऑफशोर में ही होता है, ऑनशोर थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप एक्चुअल में जो आप ऑनशोर वाला बंदा है, वो
क्लाइंट से डीलिंग कर रहा है, वो क्लाइंट ऑफिस जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा जो काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट हो रहा है ना, जो ऑफिसर वाले को नहीं होता है। ओके। वो ना एक चीज मेरे को बताना, जैसे मैंने बहुत सुना है फंड अकाउंटिंग कर रहे हैं, हेज अकाउंटिंग कर रहे हैं, करते क्या मतलब, क्या हम्म। वहाँ जर्नल एंट्री मार रहे हैं हम लोग वहां पे बैठ के अकाउंटिंग कर रहे हैं, करते क्या है ओके, वहां पे? तो हाँ, तो जैसे होता है ना कि फंड अकाउंटिंग अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, तो ऐसा नहीं है कि ना आप कोई बड़ा काम कर रहे हो। नॉर्मली क्या होता है ना कि फंड अकाउंटिंग क्या है यार, पर्टिकुलर एक फंड है। आप हमने सबसे अभी तक देखा ना कि कोई भी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, दो तीन चीजें काफी कॉम्प्लेक्स होती है अकाउंटिंग। एक कंस्ट्रक्शन की अकाउंटिंग हो गई, एक इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग हो गई, तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब सिमिलर वे में फंड अकाउंटिंग होता है एक्चुअल में। तो फंड अकाउंटिंग में भी जर्नल एंट्रीज आती है, बट वो जर्नल एंट्रीज किसी प्रोसेस के थ्रू होती है। एक सिस्टम होता है वहां पे, ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाती है इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। जर्नल एंट्री को, एंट्री से लेकर एंट्री का रिव्यू, उसके बाद में आप पर्टिकुलरली किसी फंड का नेव कैलकुलेशन, एनएवी कैलकुलेशन जो होता है, तो हम्म। उस फंड में सपोज उस फंड की इक्विटी वैल्यू का इन्वेस्टमेंट इतना है, उसने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके रखा है, उसकी आज करंट वैल्यू क्या है, उसके अदर जो रिस्क है, रिस्क हेजिंग हुआ, वो सब भी होता है उसमें। तो उसके सारे इन्वेस्टमेंट के आज फेयर वैल्यू निकाल के कंपनी उस फंड की आज मार्केट में क्या मतलब नेट एसेट वैल्यू क्या है, तो उस एनएवी क्या है, वो सब भी होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइजेशन सब होता है। अब वो भी क्वार्टरली बेसिस में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका रिपोर्टिंग करना होता है, फिर हर क्वार्टर नेव कैलकुलेशन हो गया, तो सारे कवर्ड हो जाते हैं उसमें। ओके। अब तो डिपेंड करता है ना कि आप किसी एक पर्टिकुलर फंड अकाउंट में किसी एक पर्टिकुलर रोल में चले गए, और हम्म या फिर ऐसा सपोज का आपको नेव कैलकुलेशन ही मिल गया, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू ही मिल गया। बट हमारे केस में क्या है ना कि नया प्रोजेक्ट है, तो हमें मतलब एक्चुअली इट्स बेनिफिशियल फॉर मी कि एकदम नया प्रोजेक्ट है, तो हम जर्नल एंट्री से लेके नेव कैलकुलेशन तक सब देखेंगे। तो इसमें जिसे आप पायलट बेच बोलते हैं ना कि यार कि फर्स्ट ही बेच है, आपको पूरा एंड टू एंड प्रोसेस समझ में आएगा। मैं ऑब्वियसली अभी मतलब फंड अकाउंटिंग जर्नल एंट्री, स्टार्टिंग जर्नल एंट्री का पॉइंट, मतलब जर्नल एंट्री के लिए भी हमें पहले ट्रेनिंग हुआ, प्रॉपर फंड अकाउंटिंग के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, क्योंकि बहुत ओके। सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, एक जगह से दूसरे जगह पे फंड का फ्लो रहता है इसमें काफी ज्यादा। तो हमें ओके। प्रॉपर जर्नल एंट्री से लेके नेव कैलकुलेशन तक सब दिखने मिलेगा। तो ऑल इन ऑल मतलब फंड अकाउंटिंग मतलब आप जहाँ से मैंने इन्वेस्टमेंट किया वहां से लेके हम्म। उसको रिपोर्ट करने का पूरा जर्नी जो है ये डिपार्टमेंट करता नॉट होगा। एग्जैक्टली जहां मैंने इन्वेस्टमेंट किया, जहां से मैंने फंड रेज किया, स्टार्टिंग जैसे फंड होता है ना कि जनरली फंड की लाइफ साइकिल अगर हम देखें, सपोज प्राइवेट इक्विटी में फंड 10 साल का होता है, तो पहले सबसे पहले फंड का इनकॉर्पोरेशन होता है, तो हमें इनकॉर्पोरेशन से स्टार्ट करना होता है। फिर ओके। फंड एक्चुअल में मनी रेज करता है, तो फंड रेजिंग हो गया, हम्म मतलब इनकॉर्पोरेशन हो गया, फंड रेजिंग हो गया, फिर अदर जो जनरल एक्सपेंसेस होते हैं फंड को मैनेज करने के, वो हो गए। और हम्म उस फंड को फिर वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, उसके लिए वो मतलब कुछ ना कुछ देखता होगा ना कि कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सब हो गया। फिर उसमें होता है ना कि कुछ रिटर्न भी आता है, जहां हमने इन्वेस्ट किया वहां से पैसा रिटर्न आ रहा है, कब हमें एग्जिट मारना है, कब एंट्री मारना है, तो वो सब प्रोसेस भी होता है ना कि हमें उन सब पे भी ध्यान देना है, कहाँ से हमें रिटर्न में कुछ मनी आ रहा है, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया उसका अप्रिसिएशन हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, हमें बदले में डिविडेंड और कुछ मिल रहा है, वो सब भी इस प्रोसेस का पार्ट होता है, हमें देखना पड़ता है। उसके लिए भी हमें इंश्योर करना है कि एनएवी अकॉर्डिंगली हम उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एडजस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके। अब करेंसी अगर इक्वल होती है क्रॉस करेंसी, तो क्रॉस करेंसी का भी हमें वो हेजिंग और कुछ मतलब क्रॉस करेंसी बाई सेल हुआ, वो सब भी ध्यान पर रखना पड़ता है। ओके। ओके। अब मेरे को समझ में आया, तब से मेरे को लग रहा था कि ये हाँ, फंड और अकाउंटिंग। लास्ट में जब ये हो जाता है, तो पूरा जब ये मैंने इन्वेस्टमेंट एग्जिट मार के रिडम्शन भी हो गया ना, तो मैं अपना जो मेरा इन्वेस्टर था मैं उसको पैसा भी रिटर्न करूंगा। तो मतलब हाँ। स्टार्टिंग फ्रॉम मनी रेजिंग, इनकॉर्पोरेशन, फंड रेजिंग टिल वापस अगर वो पैसा उसको रिटर्न करने तक का। ओके। ओके। और ऐसे काफी सारे मल्टीपल फंड्स होंगे, मल्टीपल हम्म। आपने फंड्स रेज किया हुआ होगा, हर दिन कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट नया आता होगा, कुछ बेचा होता होगा, है ना? तो अकॉर्डिंगली उसका काउंटिंग होता होगा। मेरे अब को लगा फंड कि रेजिंग भी एक। पर्टिकुलरली एक जगह पे नहीं होता। आप सपोज एक फंड आपने, मैं एक फंड मैनेजर हूँ, मैंने एक फंड बनाया यूएस में, एक फंड मैंने यूएस के बाहर बनाया, जो कि यूएस वाले इन्वेस्टर्स के लिए यूएस में फंड बनाया, यूएस के बाहर वाले इन्वेस्टर में के लिए वहां पे एक फंड बनाया। अब वहां से फंड पैसा मैं यूएस में लेके आऊंगा, तो मेरे को हो सकता है ना टैक्स इम्प्लीकेशन आए, तो मेरे को वेंचर करना है कि वहां पे टैक्स सेविंग करके किसी एंटिटी, ब्रोकर एंटिटी के थ्रू पैसा यूएस में लाना है, फिर वो मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो वहां पे पैसा एक फंड से दूसरे फंड, दूसरे फंड से तीसरे फंड में भी फ्लो होता है। ओके। और हम टैक्स सेविंग के लिए जनरली फंड्स, नॉर्मली होता है ना कि कैमन आइलैंड हुआ, वहां पे भी हम्म फंड कॉर्पोरेशन होते ही है।
ओके, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है अब तो मेरे को ये। तो ये सारा जो भी स्ट्रेटेजाइज जो करना है कि कैसे उसको लेके आना है इस कंट्री से उस कंट्री में, ये भी आपका ही हाँ, डिपार्टमेंट देखता है या नहीं बस? नहीं नहीं, अभी अभी मैं पर्टिकुलरली फंड अकाउंटिंग में हूँ। मतलब जैसे फंड होता है, सपोज कोई एक कंपनी है जो फंड रेजिंग कर रहा है, वो फंड रेजिंग करके उसका काम मैनेजमेंट का है, उसका काम इन्वेस्टमेंट का है, वो इन सब पे फोकस करेगी। अब वो कुछ भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देगी, उसमें अब जो प्रॉपरली अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो हमारा है पर्टिकुलरली। ओके। ओके। जैसा ही फंड मतलब अकाउंटिंग ना, अभी हम हाँ। लोग अकाउंटिंग साइड में हैं। तो कितना भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन हो फंड से रिलेटेड, वो आपको आपको ये करना है ना, मतलब कि कुछ सालों बाद आप फंड अकाउंटिंग के मतलब एक्सपर्ट हो जाओगे कि कैसा भी ट्रांजैक्शन हो, मेरे को तो ये अकाउंटिंग पता है कि इसको यहाँ पे रिपोर्ट करना है, इसका बैलेंस शीट में आइटम जा रहा है, कैश फ्लो में कहाँ जाएगा, इसका डिविडेंड या इंटरेस्ट जो भी पे करना हो, तो वो सारा का सारा हम्म। वो लिंकेज बैठ जाता है ना। अकॉर्डिंगली फिर हाँ, मेरे को फुली। लगता है कि आपका मतलब जो इस डोमेन में रहता होगा आफ्टर 4-5 इयर्स, उसको इतना तो मतलब कि एक्सपर्टीज आ ही जाता होगा कि जब वो किसी बैंक में जाए, पर सेम अकाउंटिंग। इनफैक्ट मैं बताऊं तो विप्रो में भी फंड अकाउंटिंग है, अगर नहीं पता है आपको तो विप्रो भी एक सर्विस है जिसमें वो फंड अकाउंटिंग ऑफर करता है। जैसे आप ओके। यूआईजीडीएस में एज अ फंड अकाउंटिंग काम कर रहे हो, विप्रो में भी एक है जिसमें फंड अकाउंटिंग में काम करता है। तो हम्म। वो फाइनेंस का रोल नहीं है, वो एक अलग है, वो क्लाइंट को सर्व करता है, जैसे आप क्लाइंट को सर्व कर रहे हो ना, वैसे वो क्लाइंट को सर्व करता है। तो अकॉर्डिंगली ओके। उसका मतलब कि जो अब मेरे को लग रहा है फ्यूचर एक्सपेक्ट तो काफी ज्यादा हाई है, कि फिर आप एक ट्रांजैक्शंस के पूरा आप एंड टू एंड जान रहे हो, है ना, हम्म। हर सब में। इनफैक्ट इस इंटरव्यू से पहले मेरे को लगता था कि फंड अकाउंटिंग मतलब कि हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया तो अच्छा ये अकाउंटिंग हो गया। अब तो इन्वेस्टमेंट रोज रोज तो करते नहीं है, देश देश तो रोज है नहीं, अब बैठ गए हम लोग। अब फिर इंतजार कर रहे हैं कि कब रिडम्पशन होगा तो फिर एंट्री कर देंगे, जब उसका चलो, रिवोल्यूशन काफी। होगा। हाँ हाँ, जब वो इन्वेस्टर मैनेजर का माइंडसेट क्या रहता है, ये वो काफी सारे फंड्स क्रिएट करता है, काफी सारे लोगों से पैसा रेज करता है। सपोज एक जगह रिडम्पशन हुआ, तभी उसने नया फंड बना दिया, नए लोगों से पैसा रेज किया, फिर वो इन्वेस्ट किया। इट्स हम्म कंटिन्यूअस प्रोसेस ना, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करता ही रहता है, पैसा रेज करता है, इन्वेस्ट करता है, रिडीम करता है, रेज इन्वेस्ट रिडीम, वो तो करता रहेगा। गॉट इट। और एक्चुअली इसका स्कोप बढ़ रहा है। मतलब ये मोस्टली प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट ना, यूएस में काफी ज्यादा अमाउंट, मतलब जो एचएनआई होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, तो उनकी हम्म। इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है। तो आई कैन सी ना कि हाँ, मतलब इट्स एक्सपेक्टेड ना, इंडिया में भी लोगों की जो होता है ना कि एक लेवल पे इनकम, अभी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने वाली है। और जिस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ना कहीं लोग इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्राइवेट इक्विटी या फिर कोई भी तरह की इन्वेस्टमेंट में आएंगे, तो वो एक्चुअल में बेनिफिशियल तो होगा ही ना। correct। अच्छा पूनम, लेट्स सपोज कि अगर किसी को इंटरव्यू में जाना है फॉर दिस फंड अकाउंटिंग, तो आप क्या हम्म। एडवाइस करोगे कि यार ये सब तो पढ़ ही लो, अगर आप ये सब बता दोगे उस इंटरव्यूअर को तो वो इम्प्रेस हो जाएगा आपके नॉलेज से। ओके। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना कि फंड अकाउंटिंग में जाने के लिए क्या होता है ना कि फंड क्या करता है। फंड का काम है इन्वेस्टमेंट करना। सी, तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करता है, इक्विटी मार्केट हो गया, बॉन्ड मार्केट हो गया, और हम्म इसके अलावा एफएक्स रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन हुए, तो मेनली इक्विटी, बॉन्ड्स, एफएक्स, स्वॉप्स। तो कब वो करेंसी स्वॉप्स हो सकता है, और नॉर्मल जो होता है ना कि सीडीएस हो सकता है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप हो सकता है। इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बॉन्ड मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, में बहुत सारा पैसा बॉन्ड मार्केट में जाता है। इंडिया का बॉन्ड मार्केट अभी इतना डेवलप नहीं है, बट अदर बाहर की कंट्रीज देखें ना, काफी ज्यादा बॉन्ड मार्केट भी डेवलप्ड है, इक्विटी मार्केट भी काफी इंडिया में अभी है। बट बॉन्ड मार्केट एक ऐसा मार्केट है ना जहाँ पे अब बॉन्ड की, अब होता है ना कि बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन होता है। एटलीस्ट हम्म हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग होना कि यार कि बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो बॉन्ड का प्राइस गिरेगा, बॉन्ड की प्राइस, हम्म अगर बॉन्ड इंटरेस्ट रेट गिरेगी तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा। तो इट्स लाइक ये हमें एक्चुअल में ये समझ में आना चाहिए ना कि पैसे की वजह से क्या इम्पेक्ट आ रहा है। अगर सब मनी सप्लाई इंक्रीज कर दे रहा हूँ तो उसका क्या इम्पेक्ट आ रहा है। तो एटलीस्ट फंड होता है ना कि इक्विटी, अब इक्विटी मार्केट है तो इक्विटी मार्केट में मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, एटलीस्ट हमें ट्राई करना चाहिए यार इन्वेस्ट करने का, ताकि उससे ना हमें आइडिया मिलते रहे। मैं कंपनी के फंडामेंटल समझ सकता हूँ, कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़ रहा हूँ, और कंपनी क्या हम्म काम करती है, उसका बिजनेस क्या है, ये सब समझना। फिर कंपनी में जैसे कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं, बोनस, डिविडेंड, राइट इशू, इन सब का बेसिक नॉलेज जो कि नॉर्मली हमें होता ही है, बट फिर भी एक डिटेल होता है ना कि अब सपोज आप ना इंटरव्यू में गए, आप इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू ने पूछा कि यार बोनस क्या है, राइट क्या है, स्प्लिट क्या है। आपने इंटरव्यूअर को जवाब तो दे दिया, बट अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, आपको पता होगा ना कि यार रिसेंटली किसी कंपनी ने राइट इशू लेके आया है,
अभी जैसे रिसेंटली हमने सुना ना, 1-2 दिन पहले ही न्यूज आई कि रिलायंस अपना डीमर्जर करने वाला है। तो जियो अलग ओके। लिस्टेड एंटिटी होगी और रिलायंस अपनी अलग लिस्टेड एंटिटी। तो अगर आप ना तुरंत वहीं पे वो कोट कर देना कि यार रिसेंटली ये न्यूज आई है कि ये होने वाला है, तो वो इंटरव्यूअर पे एक्चुअल में अगर आप, मैं अभी ये कोट कर रहा हूँ तो आपको भी तो इम्प्रेस है कि हाँ ये बंदा नॉलेज रख रहा है मार्केट का, ही इज कनेक्टेड विद द मार्केट एक्चुअली। तो आप करेक्ट। ऐसा मतलब होता है ना कि चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करो। फिर जो वो होता है ना कि आप इंटरव्यू में जाओ तो थोड़ा सब कॉर्पोरेट एक्शन क्या है, तो कॉर्पोरेट एक्शन, राइट, बोनस, डिविडेंड, इन सबसे कनेक्ट करो कि ना करंटली किस कंपनी ने लिया है, वो सब कोट करो तो इंटरव्यूअर तो ऑब्वियसली इंप्रेस हो गई। इसके अलावा आप थोड़ा बहुत होता है ना कि बॉन्ड मार्केट में भी ध्यान दे रहे हो, तो बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट रेट और प्राइस का रिलेशन हो गया, स्वैप्स क्या है, अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, मेनली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आप कवर कर लो। उसके बाद में फिनेंस अपना एसएफएम में हमें बहुत कुछ बताया जाता है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हर्डल रेट हुआ, ये सब, इन सब का भी हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। करेक्ट। पर मेरे को लगता है कि अगर ये सब बोल देंगे तो ऑब्वियसली वो कुछ तो हो हम्म। ही जाएगा कि एटलीस्ट ही शोइंग सम इंटरेस्ट और कि इसको एक जो पहले से बेसिक इंटरेस्ट है। डिफरेंस होता है कि म्यूचुअल फंड में हेज फंड में क्या डिफरेंस होता है, ये सब भी हमें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड क्या है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या है, एनएवी क्या है। हम्म। हम्म। एनएवी क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम्म। हाँ हाँ तो हाँ। ये सब ये सब कॉमन चीजों का हमें बेसिक idea एक्चुअली हो सकता है जो आप बता रहे हो, कुछ टर्म्स को मेरे को ये नहीं पता हो कि इसका इसका डिफरेंस क्या होता है, तो हाँ, ऑब्वियसली। तो म्यूचुअल फंड है ना कि जनरल इन्वेस्टमेंट, वो मोस्टली इक्विटी इन्वेस्टमेंट में फोकस करते हैं। सिंपल स्ट्रेटजी, एक मैनेजर आएगा, वो इक्विटी एनालिसिस करेगा कंपनी का, वहां इन्वेस्ट कर देगा। बट हेज फंड क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स थोड़ी स्ट्रेटेजी रखता है। वो खाली इक्विटी इन्वेस्टमेंट में भी फोकस नहीं करता, वो देखता है यार कि मार्केट में यहाँ पे इस कंपनी का फेयर वैल्यूएशन इतना होना चाहिए, यहाँ पे मैं स्पेक्यूलेशन कर सकता हूँ। सपोज मैं कुछ टाइम के लिए मैंने बीएसई में खरीदा, एनएससी में बेचा, या फिर कुछ भी, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी लगा के मैं को बस पैसा कमाना है, दैट इज हेज फंड। या मतलब हेज म्यूचुअल फंड, या फिर कहीं पे भी मैं हेजिंग कर रहा हूँ तो हाँ हाँ, मोर और लेस उसी से। कॉम्प्लेक्स। हाँ, म्यूचुअल हम्म। फंड बहुत ही सिंपल प्लेन वेनिला होते हैं, जहाँ पे बस वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट या डेट इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फोकस अपना सिंपल स्ट्रेटजी के साथ करते हैं। ओके ओके। हाँ 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 हाँ, समझ। सो पूनम, मुझे लगता है कि वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स पर फंड अकाउंटिंग। अगर किसी को जाना हो तो फिर क्या स्ट्रैटेजी तक है वो, क्या प्रोसेस हो सकता है। तो थैंक यू सो मच। आपने सारा कुछ बताया। आई थिंक इट वुड बी यूजफुल फॉर ऑल दोज गाइज हु विल वॉच और हु आर स्टिल वॉचिंग इट। मेरे को तो उतना आइडिया है नहीं इस फंड के बारे में, तो अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क पूनम डायरेक्टली। मेरे को तो पता नहीं पूनम आप, आप लिंक्डइन में हो कि नहीं हो। हाँ इन हाँ, केस मैं आप। लिंक्डइन पे हूँ, सीए पूनम राठी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो फंड अकाउंटिंग से रिलेटेड, या फिर इवन आफ्टर हमें क्लियरिंग सी क्लियर बहुत सारे डाउट है, तो आप सुधांशु से भी पूछ सकते हो। सुधांशु से तो हो सकता है सुधांशु कहीं बिजी हो, तो आप मेरे को भी पूछ सकते हो। ऑब्वियसली लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा चैनल है, हमें लिंक्डइन पे कनेक्ट करना चाहिए, तो आप मेरे को वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। इवन नौकरी, लिंक्डइन, मतलब जैसे ही आप सीए क्लियर हो ना, तो आप पहले, सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोफाइल बनाओ, अपना कॉन्टेक्ट बिल्डिंग स्टार्ट कर लो। और मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ लिंक्डइन पे, तो आप मेरे को वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, मैं इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यू कैन कनेक्ट विद हिम डायरेक्टली। सो ओके, थैंक यू सो मच पूनम, थैंक्स फॉर कमिंग। yeah, thank you, Sudhanshu. Good, good job. Like, actually, you are doing a good work, man. I थैंक appreciate. यू सो मच।